अ, ये किताब पढ़ते पढ़ते बहुत से दरवाज़े खुलते हैं। ये दरवाज़े हक़ और इंसाफ के हवाले से खुलते हैं। ये सोच के ये ऐवान इक़्तिदार के दरवाज़े खोल देती है ये किताब, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम सामने क्या हैं और पीछे क्या है और अक़ब में क्या चल रहा होता है। तो बहरहाल एक कोतवाले शहर की बैत की देर थी, हर एतराफ़ जुर्म व सज़ा भी चला गया। तो ये एतराफ़ जुर्म व सज़ा जो है, इसका इदराक और फिर इसका इज़हार, ये दोनों चीज़ें बहुत मानी रखती हैं, और काश के ये सब हमारे मुआशरे में आम हो जाए। ये किताब जो भी पढ़ेगा उसको कम से कम ये बार बार देखना पड़ेगा। इंसाफ, हक़ और सच, उसके दरवाज़े खुलते हुए आपके ऊपर आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। तो मेरे अगले जो मेहमान हैं वजाहत मसूद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वजाहत साहब आप कुछ लबकुशाई कीजिए इस किताब के बारे में। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बात करूं। 1955 में जब फैज़ साहब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने अपनी बेगम के नाम जो खतूत लिखे थे वो कोई 15-16 बरस के बाद उर्दू में तर्जमा हुए, स्लीबे मेरे दरीचे में। और कलम लगाया था फैज़ साहब ने, मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब ने तर्जुमा किया था। उसमें फैज़ साहब ने जो पेश लफ्ज़ लिखा उसमें एक जुमला बड़े मज़े का लिखा कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के, ये हो सकता है कि हब्सियात, जेल में लिखा जाने वाला अदब, हमारे अदब में एक मुस्तकिल सिन्फ ठहरे। फैज़ साहब आमतौर पे तो बहुत सच्चाइयाँ बयान करते थे, यहाँ उन्हें गलती हो गई। हब्सियात हमारे अदब का मौजू ही नहीं ठहरा, हमारी कौम का तशख़्ख़ुस बन गया। क्या बात है, भले वो ज़माना वर्दी वाली आमरीत का था या वो अचकन वाली आमरीत का था। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे एक ख़ास तरह से खुशी हो रही थी। जैसा कि इस मुल्क में हर शरीफ आदमी को की भद्द उड़ाई गई है, हर शोबे की साख गिराई गई है, हर सहाफ़ी को लफाफा खोर कहा गया है, सियासतदान को बदनवान कहा गया है, ब्रोकरेट को जो है वो बुरा भला कहा गया है। ये गालबन पहली दफ़े हुआ है कि हमारी ब्रोक्रेसी के बेहतरीन नमूने इस फार्सिकल खेल में जो 2016 से 2022 तक खेला गया और शायद जारी है, उसमें फवाद हसन फवाद, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज अराउंड, आहचीमा, वसीम अजमल, हमारे शानदार अच्छे कॉम्पिटेंट सरकारी अफसरों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस मज़ाहिया खेल तमाशा जो इस कौम के साथ किया गया है उसकी मज़ाहमत की है। बेशक, बिल्कुल। इसमें हमारे काबिल साद एहतराम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी कौम का सबसे बड़ा सरमाया उसके सियासतदान है, बाकी लोग जो है वो साथ देते हैं, लेकिन फैसला साजी और कौम को समत देना वो सियासतदान का काम है। और इस दफ़े इन 4 बरसों में जो गुज़रे, एक ऐसी जमात के सियासी रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी हैं जो आम तौर पे कुर्बानियाँ देने के लिए जानी नहीं जाती थी। बिल्कुल। इस पे मेरे अज़ीज़ भाई विसी शाह ने जो कहा, मैं बहुत एहतराम के साथ उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहता हूँ। उन्होंने
वोट को इज्जत दो के बयानिए की मुद्दत और फिर फवाद भाई की कैद को मिला के कुछ बात कही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया 14 अगस्त 1947 से इस मुल्क के लोगों की मीरास है। बिल्कुल। इसका कोई ताल्लुक गुजरांवाला के किसी जलसे में या पीएमडी से या मुस्लिम लीग से या पीपल्स पार्टी से या किसी सियासी रहनुमा से नहीं है। इस मुल्क के 23 करोड़ लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी का लायुनफिक हक रखते हैं। बिल्कुल। और ये हमारा बयानिया मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने या ना कहने से ताल्लुक नहीं रखता। हम इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक मांगते हैं, वोट के लिए इज्जत मांगते हैं। वो कहें ना कहें, वो खामोश भी हो जाए, ये हमारा हक है, ये हमारा बयानिया है, ये हमारी विरासत है। इसमें किताब में बहुत ही खूबसूरत अशार आए। मैं सोच रहा था कि कुछ लाइनें पढ़ दूं। एक खातून थी बड़ी नफीस फ़लसफ़ी, हना आरेंट। 1962 में एक नाज़ी पकड़ा गया, यरूशलेम में इस पर मुकदमा चला। तो जो किताब उन्होंने लिखी थी उसका टाइटल था बेनियलिटी ऑफ ईवल। अब वो बेनियलिटी के लफ्ज़ पे मैं फंस गया कि इसका तर्जुमा क्या हो सकता है। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे बेनियलिटी का मतलब समझ आ गया। वाह। और मुझे ये मालूम हो गया कि ये किताब अख्तियार के बांझपन का नुहा है। वाह। ये अख्तियार जो छीन लिया जाता है, जिसके लिए लोगों पे झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, जिसे एलएनजी का सबसे ज्यादा पता हो उसी पे एलएनजी का मुकदमा बनाया जाता है। जो जमीन की बातें ज्यादा समझता है उसी पे झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं। जो हमारे बच्चों के लिए साफ पानी मांगता है उस पे साफ पानी का मुकदमा बनाया जाता है। तो ये किताब ये साबित करती है कि इस कौम के साथ खिलवाड़ करने वाले बांझ हो चुके हैं। चंद अशार बिल्कुल जो खास तौर पे वो जो सलाल वाली बात तो सबने कह दी जी। और वो नज़्म है भी हासिली किताब। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, फरवरी 1959 में जब दादा फिरोजुद्दीन मंसूर का शेखुपुरा में इंतकाल हुआ तो फैज साहब उनके जनाजे में गए। फैज साहब एक तो चेन स्मोकर थे, सब जानते हैं, जज्बात का खुला इजहार नहीं करते थे, आंखें लाल थीं और गज़ल कौन सी लिखी थी, तेरे गम को जहाँ की तलाश थी। वाह। तेरे गम गुसार चले गए, वाह। तेरी राह में करते थे सर तलब, सर राह गुजार चले गए। वाह 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 वाह। तो किसी ने जनाजे में कंधा देते हुए ऐसे कहा कि फैज साहब आज एक फाइल बंद हो गई। तो फैज साहब ने जवाब में कहा बहुत सी फाइलें खुल गई। आज फवाद हसन फवाद ने अपने बेटे सलाल के लिए जो नज़म लिखी थी, इन नौजवानों को देख के, बुजुर्गों की तादाद कम है, वैसे मुल्क में भी कम है जी, लेकिन इन नौजवानों को देख के मुझे लगता है कि ये फवाद की नज़म सिर्फ सलाल के लिए नहीं रह गई। आज इस हाल से बहुत से सलाल हसन बरामद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। उन्हें मालूम होगा कि कौम के लिए खड़े होना, कौम की भलाई सोचना और उसके लिए जो है जो कीमत अदा करना पड़े वो करना, वो कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है। उसी से कौम की कामत जो है वो तय पाती है। एक मिसरा चूँकि वो मेरे पसंदीदा शख्सियत चीफ जस्टिस रिटायर्ड हज़रत साकिब निसार साहब के बारे में है। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, चली है रस्म के जहाँ जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। कुछ से सलाहुल अजीज ही कह रहा हूँ, फिलहाल रहमतुल्लाह अलैह का वक्त नहीं आया। अब नहीं तो
सरे महशर ही ये उठेगा सवाल, और दूसरे मिसरे की काट मला से फरमाइए, मुनसफ़े वक्त ने इंसाफ की जुर्रत नहीं की। वाह 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 वाह। और जुर्रत की भी तो क्या की कि 84 बरस के हुसैन नकी को अदालत में बुला के पूछा, हुसैन नकी कौन है? उसके बाद से आज तक जवाब दे रहा है कि मैं मान गया हूं, मैं जानता हूं हुसैन नकी कौन है, इसलिए कि हुसैन नकी का नाम नहीं पूछा जाता, उसके लिए पाकिस्तान की तारीख पढ़ी जाती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ फवाद भाई का कि पहले उन्होंने दयानतदारी के साथ एक अफसर के तौर पे इस कौम की, इस मुल्क की खिदमत की, और अब ये किताब लिख के हम पे एहसान किया है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 शुक्रिया।